बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम स्पेशल और बज़्म सुखन में मैं सुहेल ज़रार खलिश दिल की गहराइयों से आपका इस्तक़बाल करता हूँ और आपकी खिदमत में आज ऐसी शख्सियत को मैं लेकर आया हूँ बिलाशुबा जिन्होंने पिछले 20 बरस से अमेरिका को उर्दू अदब के हवाले से गुलजार बना रखा है। उन्होंने अल नूर इंटरनेशनल के तहत मेरे अंदाज़े के मुताबिक 20-22 साल से लगातार न सिर्फ नातिया मुशायरे किए हैं बल्कि बहुत खूबसूरत अंदाज में गज़ल के मुशायरों का इनेकाद भी किया है। वो अपने आप में एक अंजुमन है, यारों के यार हैं, दोस्तों के दोस्त हैं। शोरा और अदब बरादरी के हवाले से इस कदर तारीख़ी इन्होंने प्रोग्राम्स का इनेकाद किया है कि मैं समझता हूँ कि शायद उर्दू अदब की जब तारीख़ लिखी जाएगी और ख़ास तौर पे अमेरिका के हवाले से, तो ये बात दुनिया को पता चलेगी कि मुशायरे होते कैसे। वो करने वाला एक ही फ़र्क था। जब ये आए पिछले 2022-23 में लंदन की तरफ तशरीफ़ लाए तो हमने इनके बहुत ज़बरदस्त जश्न किया। यहाँ पे जश्न नूर अमरोही मनाया गया। उसके बाद से जो राब्ते और ज़ाब्ते हमारे बहाल हुए, तो हम कभी डैलस हैं, कभी ये लंदन हैं, आज माशाल्लाह ये फिर लंदन में मौजूद हैं। आज हमारी खुशनसीबी कि हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसका नाम है डॉक्टर नूर अमरोही साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नूर भाई कैसे मिजाज हैं? सबसे पहले तो आप बताइए, लंदन आना दोबारा कैसा लग रहा है आपको? जी सुहेल भाई, ये लंदन तो आपके तवज्जुह से, आपके हवाले से अब ऐसा हो गया है कि मुझे अपना वतन सानी महसूस होता है। और डैलस के बाद मुझे कहीं रूहानी सुकून मिलता है, अमरोहा और डैलस के बाद में तो लंदन आके मिलता है आपके तवज्जुह से। और आपने जो यहाँ पे मोहब्बतों की, खुलूस की और अदब की खुशबुएं बखेर रखी हैं, मैं भी मुअत्तर हो जाता हूँ। आपका हुक्म था कई साल से, मैं फिर हाजिर हो गया। क्या बात है। और बहुत ही मतलब महसूस हुआ कि मैं अपने घर में हूँ। रहा सवाल, आपने कई सवाल कर दिए कि सवाल में कि मेरे नाम का, बस नाम की हद तक हूँ। बस दुआ करें अल्लाह अमल वाला ही बना दे, अंदर से भी नूर तो नूर। फैलाया है, नूर तो आपका माशाल्लाह फैल रहा है, हम देख रहे हैं। असल में बात यह है सुहेल भाई, वो बेकल हुसैन का शेर है कि उसकी आईना गरी में जलवाए इदराक था, उसकी आईना गरी में जलवाए इदराक था, नूर उसने भर दिया था वरना मैं तो खाक था। क्या बात है, आपने तारुफ पेश कर दिया। और अभी खाक ही हूँ। बस ये जो कुछ है वालिदैन की दुआओं का और बुज़ुर्गों के कदमों का तो फैल है, उनके खिदमात का। और वहाँ तो मैं अभी नहीं पहुँचा। अलबत्ता हाँ, जो आपने ज़िक्र किया, अमरोहा तो एक मरदम खेज़ बस्ती है। उर्दू और अदब और लिटरेचर तो वहाँ की नस नस में बसा हुआ है। तो एटमॉस्फेयर और माहौल तो मुझे खैर वहीं से मिला। और उसके बाद एक जुस्तजू थी आगे बढ़ने की, कुछ करने की और कुछ नया करने की बिलखुसूस। चूँकि मेरा एक सोचने का महवर जो रहा है तो कुछ मुख्तलिफ रहा, वो शायरी हो, मुशायरे हों या कुछ और काम हो। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको, यानी कि मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन हम इसको आपके बचपन से जोड़ते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं आपसे कि दोस्त तो बनते हैं, दोस्त तो बहुत बनते हैं, लेकिन लफ्ज़ आपके दोस्त कैसे बने, कब बने? आपने सोचा कि लफ्ज़ों से दोस्ती की जाए? इंसान जिस कर्ब, जिस कैफियत से गुज़रता है और जो उस पर गुज़रती है, तो दो ही चीज़ें होती हैं। या तो एक खामोशी से अपना सफ़र जारी रखते हुए मेहनत और पैसा और दौलत की तरफ भागकर और उसी को पूरा फोकस करे, और एक ये होता है एक तख्लीकी सलाहियत जो अल्लाह ने वदियत करदा जिन लोगों में रखी है, तो जब तक अपने कर्ब को अल्फाज में नहीं ढालते तो उनको वो सुकून और फरहत महसूस नहीं होती। ये कैफियत मेरी बचपन से ही है कि जो गुजर रही है मैं अपनी डायरी में लिखा करता था उसको। अच्छा, डायरी लिखने का शौक जी बिल्कुल। और वहीं से मेरी अल्फाज से दोस्ती रही। फिर वो उन्होंने शेर के क़ल्ब में ढलकर शायरी शुरू करा दी मुझसे, और ये सिलसिला आज तक चल रहा है। तो मतलब होता ये है कि जब हम शेर कहते हैं, लफ्ज़ों से दोस्ती करते हैं, अशार आने शुरू होते हैं, आमद शुरू होती है, तो वहीं एक जगह टोके लगते हैं, दो किस्म के टोके लगते हैं। एक टोका लगता है ख़ानदान की तरफ से, ऑल्दो के अमरोहे का माहौल बहुत डिफरेंट था लगता है। दूसरा, एक ज़रूरत पड़ती है उस्ताद की। तो ये दो मराहिल आए, नूर अमरोही ने कैसे फेस किया इन मरहलों को? मुझे टोके तो खैर क्या यूँ कहें कि चरके लगे हैं, इस तरह कहते हैं। बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मेरा जो एक माहौल था मजहबी था वो। वालदा माशाल्लाह अच्छी मुकर्रिरा थी, मुबल्लिगा थी,
और वालिद साहब भी उसी घराने से। पूरे मेरे यूँ कहें कि ख़ानदान में किसी का कोई ताल्लुक़ शायरी से नहीं था और आज भी नहीं है। तो उस ज़माने में कहा करते थे तो नाजायज़ है, हराम है, शायर तो जहन्नमी है। अच्छा, वो पंपिंग करते थे वालिदा को, अब वो मुझे मजबूर करती थी कि क्या कर रहे हो, ये मज़हब से दूर हो गए, मुर्तिद हो गए। अच्छा, मतलब शायरी का मतलब मज़हब से दूर और मुर्तिद होने तो तक पहुंच जाती है बात। बगावत थी एक, मतलब उसी माहौल में रहकर और शायरी करना। तो फिर यह है कि मैंने अपना, इंसान के अंदर जो चीज़ होती है, जो आग होती है चिंगारी, वो जलती रहती है तो वो शोला खुद ब खुद बन जाती है और वो राहें भी हमवार कर लेती है, तलाश कर लेती है। मैंने अपना सफ़र जारी रखा, वहाँ कुछ मिले। तो उस दौर में हमारे अमरोहा में एक बिस्मिल कुरैशी साहब होते थे, उनके पास बैठ उठ रही मेरी। मुफ्ती नसीम साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत अच्छे बुज़ुर्गों में से थे और शायर भी बला के थे। उनके पास वहाँ से मुझे थोड़ी सी वो मिली, एक कैफियत बनी और इस तरह वो सिलसिला वहाँ से चला। और मास्टर अफसर अमरोही साहब जो कि इंग्लिश के प्रोफेसर थे लेकिन शायर बला के थे और बला का तरन्नुम था, तो ये वहाँ से चला। अल्फाज की तोड़ा फोड़ी कर लिया करता था, दिखा दिया करता था। उन्होंने जो समझाया उसको एक रोशनी बनाकर चलता था। वो सफ़र आज तक जारी हो सारी। माशाल्लाह। अच्छा, होता है कि बंदा अपने शेर कह रहा है, लिख रहा है, दिखा भी रहा है, दोस्तों को भी सुना रहा है, फिर एक वो मोड़ आया ज़िंदगी का कि मुशायरा आ गया, दावत दी गई, पहला मुशायरा है, मुशायरा पढ़ना है। तो क्या हुआ था? मुशायरा पढ़ा, तालियां बजी, दिल धड़का, या बिल्कुल बैकलैश हो गया, कुछ उल्टा ही रद्द अमल आ गया? नहीं, मेरे अंदर झिझक और वो तो थी, एक शर्मिलापन तबीयत में आज भी है, तो लिख लिया करता था वहाँ। उस हद तक तो सही था मामला। स्टेज से साबका पड़ा, वो एक नातिया मुशायरा था, उसके अंदर जब मैं गया तो बैरकैफ जो होता है फ़करे और जुमले इधर उधर से आने शुरू हुए, मुख्तलिफ किस्म के फ़करे। अरे भाई कौन हो, कौन है, इनका तारुफ क्या है, कौन आ गया ये नौजवान, कौन आ गया ये किस गाँव से आए हैं? तो बैरकैफ किया। मैंने कहा यार ये तो होना है, उसके लिए मैं ज़हनी तौर पर तैयार भी था। पढ़े, अशार पढ़े, नात की महफिल थी वो उस ज़माने पहले मेरी नात से ही शुरू हुआ शायरी का। एक मिसरा कुछ दिया गया तो मुझे याद नहीं, उसका मतलब बस ये था, जो मोहम्मद से दिल लगाते हैं गम उठाकर भी मुस्कुराते हैं। क्या बात है। मैं ज़माने को भूल जाता हूँ, आप जिस वक्त याद आते हैं। ये मेरी क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहीं से जब यहाँ से इब्तिदा होगी नात से, तो फिर तो ज़ाहिर है मामला इसी तरह चलेगा। अच्छा, अमरोहा में हम अगर अदवार कहें दौर के क्या रहे क्या ना रहे, तो ये तो एक बड़ी भूल होगी, क्योंकि उस पर तो किताबों पे किताबें लिखी जा चुकी हैं और हो रहा है। लेकिन मुसफ़ी से जॉन एलिया तक एक तवील दौर है, लोग आए, अशार, शायरी, वहाँ काम ही यही था, लोग सिर्फ मुशायरों से जुड़े रहते थे। ये संगत हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, अदबी किताबें, तस्करे, तबसरे, तो ये तो एक माहौल था। लेकिन हर कोई तो इससे नहीं जुड़ता। हर एक के लिए ये होता है कि यार भाई मैं थोड़ा सा मैं फिल्मी तरफ जाऊंगा, मैं तो यार फिल्में देखने का शौकीन हूँ, ड्रामों का। और ज़ाहिर है हिंदुस्तान से आपका ताल्लुक़ है, जहाँ की बॉलीवुड इंडस्ट्री दुनिया भर में मशहूर है, और वहाँ ज़ाहिर ये होता है। तो कभी दिल में यह ख्वाहिश हुई कि चलते हैं यार, छोड़ो यार, शायरी तो शुरू हो ही गई है, बॉलीवुड जाके शेर वेर कहते हैं? हाँ, वो एक चीज़ जो होती है, बहरहाल वो ललक जिसे कह लें, शोहरत की और नामवरी की, तो वो आज भी सब में शोहरा में होती है कि यार मैं किस तरह मशहूर हो जाऊं। और वो ऐसा शॉर्टकट दरवाज़ा है कि आदमी मिनटों में पूरी दुनिया फैल जाता है। तो माहौल तो वहाँ से था। फिर वहाँ से फिर मैं बम्बई का सफ़र रहा, 12 साल की उम्र में वहाँ आ गया था। वहाँ टकराव मेरा एक मरतबा हुआ आमिर खान साहब के जो वालिद थे, ताहिर हुसैन साहब। अच्छा। वो बड़े अच्छे अदीब थे, बड़े नज़र शनास इंसान थे। उनके पास मेरी बैठ उठ किसी एक दोस्त के तवस्सुस से हो गई इनके ऑफिस में। उन्होंने जिक्र छेड़ा, अच्छा शायरी करते हो, यहाँ ऐसे ही लिख लेता हूँ, क्या करते हो, ऐसा है वैसा वगैरह वगैरह। जिस तरह आपसे गुफ्तगू हो रही हो, गैर इख्तियारी तौर पर निकल चली फिल्मी शायरी और अदबी शायरी की तरफ। मैं कह बैठा कि क्या है आपकी फिल्मी शायरी सिवाय लुग़वियात के, और न उसमें वज़न है, न बहर है, न कुछ है। कहने लगे आप लिख के दिखाते हैं। वो जुमला ज़रा सा मुझे लग गया। मैंने कहा लिख देता हूँ, बताइए क्या है। उन्होंने पेपर सामने रख दिया, पेन मैंने निकाला, बताइए क्या सिचुएशन है। तो उनकी कोई वो फिल्म आने वाली थी। अच्छा, वहाँ का एक त्यौहार होता है गोविंदा, कहने लगे इस पे लिख दो।
अच्छा। वो सिचुएशन दी, मैंने उस पर एक बंद लिख दिया, गोविंदा रे गोविंदा आते रहना आइंदा, साल बरस में आते हो, प्यार का रस बरसाते हो, ऐसा कुछ था वो पूरा गीत। वो अच्छा, मैंने लिख के लिख उनको, दिया। हाँ वो मैंने उनको रखा। वो देख, एक तरफ मुझे देखें, एक तरफ वो हैरान यूँ कि समंदर में डूब गए। वो मेरा कलम जिससे लिखा उसे चूम लिया, कहने लगा मुझे दे दो। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो आप ले लेंगे, इसके पीछे दिमाग काम कर रहा है, उसे कैसे लेंगे। असल तो यही है, वो कलम ये तो ले जुमलेबाजियाँ हुई तो वो इतने मुतासिर हुए ताहिर हुसैन साहब, कहने लगे अब मेरी फिल्म आ रही है उसमें तुम ही गाने लिखोगे सारे। मैंने कहा सारे नहीं देखें। तो वहाँ पर मुझे ब्रेक मिला और मैंने 2 गाने लिखे थे, एक मज़ाहिया भी लिखा था, एक वो भी लिखा था। मतलब नात पढ़ने और गजल कहने हाँ, वाला फिल्मी डायरेक्ट दुनिया उधर में जंप आ किया। गया है। और ये इत्तिफाक कह लें या जो भी कह लें, या आजमाइश भी कह सकते हैं इसको। अच्छा, आजमाइश इस आपने अच्छा हवाले जुमला से इस्तेमाल कि किया। एक मजहबी रंग से अचानक वहां चले जाना जिसमें पूरी तरह डूबा हुआ हो मजहब के अंदर, वहां तो उसी को नाजायज और हराम कहा जा सकता है। वाह। इल्ला ये कि अगर फिल्म की तरफ चला हो तो वहां तो फतवे लग जाते। और फिर यही हुआ घर से। तो वो लिखा मैंने वो गाना। आजमाइश इस हवाले से कह रहा था कि एक तरफ मुकम्मल मजहबी रंग, दूसरा फिल्मी रंग। अब इस तजाद को जोड़ना और उसमें कंटिन्यूटी कायम रखना, आदमी या तो इधर जा सकता है इधर जा सकता है, ईस्ट वेस्ट का फ़र्क था। वहीं से अल्लाह ने जहन में डाला, बेरोज़गारी का आलम था कि यार अब पैसा भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए, ये सारी चीज़ें अच्छा इधर भी हैं, चलो अमेरिका चलेंगे। अब अमेरिका का जहन में आया, उसके लिए असबाब थे नहीं, लेकिन सच्ची बात यह है कि कंट्रोल टावर तो कहीं और है ऊपर। ये अच्छा, नहीं जो आप बता रहे थे कि उनके साथ मुलाकात हुई, ऑफर हुई कि नहीं हुई कि आ जाओ प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, बॉलीवुड ज्वाइन कर लो? गाना लिखा उस जमाने में। अच्छा, गाना भी लिखा? अरे वाह। लिखा उन्होंने मुझे तो किसी ने 10,000 गाया भी? सोनू निगम से उन्होंने गवाया, फिर उसके ओहो, बाद में उन्होंने जबरदस्त। जसपेंद्र नरोला से गवाया उसको। मेरी घंटों घंटों की सीटिंग मीटिंग होती थी वहाँ पर, जब उसकी और रिहर्सल ये होती बिल्कुल थी। यंग एज की बात है। यंग एज की वहाँ बिठाते थे, वो आजमाइश भी थी। वो मुझे आजमाते भी थे। अच्छा भाई नूर मियाँ ऐसा कर लो, ये रिदम में जो है बैठ नहीं रहा है, इसको ऐसा नहीं ऐसा कर लो इसको। तो वो वाकई वो था कि यार अब वो कैसे करें भैया, तो ठीक है इसको ऐसे कर लेते हैं। अच्छा मज़ा ही है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा भाई रिदम वो। अच्छा वो भी जो ढोलकिया वो भी मास्टर होते हैं, उनके अपने बंदे होते हैं, बड़ी सेटिंग सियासत हर जगह है। हाँ। तो वहीं से मुझे अंदाज़ा हो गया था उनके पास अगर कोई नया बंदा है, वो ये देखते हैं किस तरह काटा जाए। अब वो जो सिंगर बैठा है, कंपोजर बैठा है, अब वो ऐसी ऐसी टफ चीज़ें दे रहे हैं, भाई इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें जो था ये इसमें तान नहीं लग रही, इसमें ये नहीं लग रहा। अच्छा भाई लगाओ, वही देखने की किसी तरह ये बोल्ड हो जाए। हाँ, ये निकल जाए, छोड़ जाए, हमारी जगह बनी रहे। और हम कहें ताहिर साहब से, अरे ताहिर साहब छोड़ो यार, हमारे पास वो बंदा है उससे लिखवाएं, वो अच्छा है। लेकिन ताहिर साहब भी अदब नवाज थे, वो बोला नहीं नहीं करेगा। अच्छा वो दिया, तो बहरहाल चला, 10,000 दिए उन्होंने। मैंने उस बाद में कहा यार वो, मैंने कहा हराम है। तो फिर वो जहन में अल्लाह ने डाला कि यार शोहरत मिलनी है, चलो अमेरिका चलते हैं। असबाब नहीं थे, कोई हालात नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने बहरहाल बगैर असबाब के भी चाहे काम हो जाता है। रास्ता निकाला, वीज़ा लग गई और आज मैं साहब के सामने हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका जो इंसान सोचता है कि चलो यार, मतलब उम्मूमन उस नस्ल की जिस नस्ल के आप और हम नुमाइंदे हैं, एक ज़माने में फाइनल डेस्टिनेशन हुआ करती थी कि अमेरिका पहुँचे। पहुँचते जैसे मैं बरतानिया आया, झटका लग गया, ना अपने लोग, ना ज़बान, ना परदेश, बिल्कुल नई चीज़। तो क्या फील किया कि भाई मैं यहाँ रहूँगा और आगे बढ़ूंगा, कोशिश करूंगा, या सोचा नहीं भाई आया हूँ, कुछ अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं कंप्लीट करता हूँ, वापस जाता हूँ? नहीं, मैं आया तो रहने के इरादे से था, लेकिन यहाँ अलग इम्तिहानात थे। मैं ये सोच रहा था वहाँ चला जाऊँगा, 10 साल की वीज़ा लग गई है, रहता रहूँगा, कोई मसला नहीं। यहाँ आके जो ड्रामे देखे कि यार वो ग्रीन कार्ड के लिए या तो शादी कर लो। मैं उस वक्त शादीशुदा नहीं था। मैंने कहा यार मुझे समझौता करना पड़ेगा, ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ नाम की चीज़ तो है ही नहीं। मैं तो अपने वो बनाता हूँ, और उसमें अगर रंग में कुछ चीज़ ढली मिली सही है, वरना फिर मैं उसमें ढालना है, अगर मेरे हिसाब से है तो ढल गया, वरना नहीं। खैर एनीवे, तो मैं शिकागो में आया था। अच्छा, और शिकागो में रहा तकरीबन 6 माह। आप यकीन करें मैंने 6 महीने कुछ नहीं किया। वो इसलिए कि मैं हवन्नकों की तरह के यार यहाँ पर ये क्या है, सब कुछ खुद करना पड़ रहा है। पूरी ये तो मशीनरी निज़ाम है, बहुत तेज़ चलना पड़ रहा है, ना नौकर ना चाकर, सफाइयाँ भी खुद करो, काम भी खुद करो। अच्छा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये थी, यहाँ की जो ABCD शुरू होती है ना अमेरिका की, वो 2-3 जॉब से शुरू होती है। या तो गैस स्टेशन जिसे पेट्रोल पंप कहते हैं हमारे यहाँ, जॉब से होती है मोस्टली, या किसी कन्वीनियंस स्टोर में, या किसी लॉन्ड्री में लग जाए, या टैक्सी चला लें, बस ये काम होते हैं। और मैंने बड़े बड़ों को देखा वहाँ पर। तो वहाँ मेरा एक फ्रेंड सर्कल बन गया शिकागो में, इंडिया के कुछ लोग थे।
अब मैं परेशान, यार ये मेरे बस की तो नहीं, मैं क्या करूँगा इसको। तो दो चैलेंज थे, एक ये कि परमानेंट यहाँ रहना, ग्रीन कार्ड होल्डर बनना, उसके लिए शादी करो। अच्छा, दूसरा ये था कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो इस उसमें ढलना पड़ेगा इसके अंदर। तो मैंने कहा यार ये भी मेरे बस की काम नहीं है। मैं देखता रहा, मैं टीचिंग, फिर मुझे ट्यूशन मिल गया कुछ इस्लामिक। अच्छा, मैं ट्यूशन पढ़ता रहा, लेकिन एक बंदा वहाँ था, तो वहाँ मेरे कोई 5-6 दोस्त बन गए, बॉम्बे के थे, पाकिस्तान के थे। वो मेरी मजाक उड़ाते थे कि यार ये कुछ नहीं कर पाएगा भाई, ये नवाब आदमी है यार, ये शायर आदमी है, इसके बस की नहीं है। मैंने कहा यार गैस स्टेशन तो नहीं करूँगा मैं, शराब बेचना, लॉटरी बेचना। तो वहाँ मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं करूँगा। एक बंदा डॉक्टर इम्तियाज़ था वहाँ पर, उसने कहा यार मैंने इनको देख लिया है, 2-3 जगह मेरे साथ में गए, अमेरिका में ना डॉक्टर की कमी और ना इंजीनियर्स की कमी, टैलेंट्स अगर है तो ये कंट्री टैलेंट को पकड़ ली थी, इस बंदे में टैलेंट्स है। और मुझे ये लग रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम इसके पीछे जाओगे इससे ऑटोग्राफ लेने के लिए। अच्छा, माशाल्लाह। और कुछ जौहरी था जिसने उसने कहा कि तुम देखना, इसको टिकने दो, ये समझौता नहीं करेगा बंदा, अपने जिद का धुन का पक्का है। मैंने नहीं किया, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ABCD वहाँ से शुरू नहीं की जो 99.9% लोग शुरू करते हैं, वहीं से करते हैं। मैं अपनी आन बान शान से रहा, और मैंने मेयार पे कभी समझौता नहीं किया, मुशायरा हो, ज़िंदगी हो या फैमिली हो, स्टैंडर्ड से रहा। अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल के बाद वो मौका आया, ऑटोमेटिकली उसका लफ्ज़ वो मुझे बैठ गया। वो उस दिन मुशायरे में मौजूद था, जश्न नूर बड़े आन बान शान से शिकागो में मनाया गया, और यही कैफियत थी जो उसने कहा था डॉक्टर इम्तियाज़ ने। तो ये सिलसिला। अच्छा सर, आ गए अमेरिका, जॉब भी हो गई, चलो काम हो गया, सब कुछ चल रहा है बिल्कुल। वो जो एक पीछे मोहब्बत छोड़ के आए थे उर्दू वाली जी, जबान की, शेर व अदब की, शायरी की, वो चस्का होता है, वो तो लग जाता है ना, वो तो छुटती नहीं है मुंह से, काफिर लगी हुई। उसके बारे में क्या ख्याल है कि यार अमेरिका में भी शुरू करूं, यहाँ करूं, मुश्किलात हैं, मसाइल? उसे मैं आज तक मिस करता हूँ। मैं असल में इस हवाले से दकियानूसी कह लें आप, अपने माजी से जुड़ा रहना चाहता हूँ, इसलिए कि माजी से मैं जुड़ा रहूँगा तो मुझे पता रहेगा कि मुझे अगर पलटना रहे तो मुझे आसानी हो जाएगी। अगर मैं मुस्तकबिल की उड़ान भर के और अगर नीचे देखना भूल जाऊँगा तो फिर पता नहीं मैं कब, कहाँ और कैसे गिर जाऊँ। तो मैं जाता हूँ हर साल, और फिर यहाँ आकर मैंने कहा चलो यार यहाँ पे ये सिलसिला शुरू करते हैं। तो फिर मैं शिकागो से डैलस आया और वहाँ पर ये सिलसिला शुरू किया, नूर इंटरनेशनल की बुनियाद डाली 2003 के अंदर। वो आज तक उस बैनर पर मुशायरे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका एक बहुत बड़ा खासा ये है कि जो मेरी मालूमात है, मैंने भी आपके एक नातिया मुशायरे में शिरकत की, और उसके बाद भी मुशायरे में आपके यहाँ, मैं डैलस भी आया, आप ह्यूस्टन गए, हम आपके साथ शिकागो गए, आप न्यूयॉर्क, पता नहीं कहाँ कहाँ हमें लेके घूमते रहे। ये जो आपने नातिया मुशायरे का सिलसिला था, ये ख्याल कैसा है? क्योंकि देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़े एक मुसलमान होने के नाते हम सबके लिए एजाज़ की बात है कि हम नातिया मुशायरे का इनेकाद करें, लेकिन हर साल एक नातिया मुशायरा करना, ये कैसे ख्याल आया? हाँ, ये बुनियाद 2003 में अल्हम्दुलिल्लाह डाली थी, नूर इंटरनेशनल की बुनियाद वहीं से पड़ी थी। मेरे जहन में ये आया यार ये सारी खुराफात तो यहाँ पर होती हैं, तो इसका कफ़ारा हो जाएगा। एक तो ये था 1 साल में कर लो नातिया मुशायरा। दूसरे ये कि मेरी इब्तिदा जो इंसान के अंदर होती है ना चीज़, वो हर जगह रंग लाती है और वो अंदर से उसे बेचैन रखती है। शुरुआत ही नातिया शायरी से हुई थी और वो रच बस गई थी अंदर। तो मैंने कहा कि यार एक सिलसिला यहाँ पे शुरू करें, और जिद्दत पसंद इनफरादियत चूँकि वो एक खासा है जहन का, तो उस पर एक छाप लगी हुई है फ़िरक़े की, एक मसलक की, वही करेंगे। अच्छा, उसमें या तो एक्सट्रीम पे आदमी इतना आगे निकल जाता है और तलवार की धार है नात कहना, तो उसके अंदर मैंने कहा कि यार इसमें सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, शिया, इसमें सब शरीक होंगे। हाँ, और इवन ये कि गैर मुस्लिम भी। हाँ, तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की एक शमा जले, और वो आज तक जल रही है। तो उसका पैटर्न जो है सबसे अलग रखा गया कि यार इसके अंदर हर मसलक के लोग आए जो सीरत है सिर्फ वो बयान करें, आपके जो साथी मसाइल हैं वो अपने घर तक रखें। उस पैटर्न पे वो मुशायरा शुरू हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो चल रहा है। बहुत खूब। अच्छा, 2 चीज़ें थी, अगर फ़र्ज़ करें ऐसा हो कि आपको ये जहन में आए कि यार मुझे फ़लाँ शायर को बुलाना है यार, लाजमी चाहिए, या चाहिए था कि यार ये मेरे साथ मुशायरा पढ़ता, अब तो मिस है, या अभी भी चांस है कि मैं बुला लूँ, कोई है ऐसी शख्सियत जिसके बारे में तस्वर करता है? जैसे मेरे जहन में हमेशा से रहता है कि यार काश जॉन एलिया होते तो मैं उनको बुलाता। नहीं, अभी तक तो उस ज़माने के जो चले गए, बहरहाल अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए,
जो जिंदों में है या जिंदों में शुमार है जिंदों में शुमार है, अच्छा जुमला कहा आपने। तो इंडिया पाकिस्तान की जितनी भी कद्दावर शख्सियात हैं, हाँ, वो शायर हो या नक्काद हो या कोई अदीब हो, अल्हम्दुलिल्लाह उसे अपने प्लेटफॉर्म पे सबको बुलाया। इवन ये कि गोपीचंद नारंग को भी बुलाया। उसके बाद में संतोष आनंद, एक प्यार का नगमा है। अच्छा, वो जिद का मादा मेरे अंदर है, मैंने कहा बुलाना है तो फिर वो किसी कीमत पे बुलाना है। मुनव्वर राना बड़े वो कहीं नहीं बड़ा, जाते थे, हाँ, सही बात है, बड़ा तो नाम। उनको यहाँ पर काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया अमेरिका में, और उन्होंने सबको मना कर दिया। अपनी उनकी शराइत थी, मैंने कहा मैं पूरी करूँगा आपकी शराइत जो भी होगी। उनकी शराइत पूरी की और उन्होंने कहा यहाँ पर आकर डैलस में कि मैं नाम सुनता था नूर का, लेकिन आज मुझे खुशी हुई। मुझे ये नहीं पता कि कोलंबस किस रास्ते से आया था अमेरिका। मुझसे जब पूछा जाएगा तो मैं कहूँगा मुझे सब ने बुलाया, लेकिन मैं जो अमेरिका आया तो नूर और डैलस के रास्ते अमेरिका आया। क्या बात है, तो नूर उसमें डायलिस के पीरजादा रास्ते। कासिम हुए या संतोष आनंद हुए या अशोक चक्रधर, हिंदी के सुरेंद्र शर्मा, वसीम बरेलवी, सारे ही अल्हम्दुलिल्लाह जितने हैं वहाँ से, अपने पीरजादा कासिम साहब, माजिद खलील, पाकिस्तान में नात का बहुत बड़ा नाम था। तो नात के प्लेटफॉर्म पे भी और गज़ल के भी जितने भी बड़े नाम थे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ से आ चुके हैं। अच्छा, क्योंकि हमें एक छोटे से ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन आखिर में एक सवाल छोड़ के जाऊंगा ताकि हम जब आएँ तो वापस आपसे इस पे सवाल भी पूछ सकें। आप लंदन आए, बहुत बड़ा जश्न हुआ आपका, तारीख़ी जश्न, यानी कि हमारे लिए भी एजाज़ की बात थी बज़्म सुखन की, और आपके दरमियान एक ताल्लुक़ भी जुड़ा। जी, वो क्या एहसासात थे उस वक्त? लंदन आने की ख्वाहिश बहुत पुरानी थी, और बस वही एक बात, जो मिजाज से परेशान हो के जब तक मिजाज से मेल नहीं खाते लोग तो तबीयत नहीं चाहती कि छोड़ो यार। वो चीज़ खुद चल के अगर आ जाए इज़्ज़त के साथ में तो अच्छा लगता है। आपसे एक रब्ता हुआ, और मन तोरा हाजी बगो तू बरा हाजी बगो वाली बात नहीं है ये, सामीन मैं आपको, नाजरीन, ये सही बता रहा हूँ मैं। इनके पीछे पसे पुश भी इसका मैं इजहार करता हूँ कि कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं, एक तो ये शख्स से शख्सियत का जो सफ़र बड़ा तवील होता है, ये ऐसे नहीं बन जाते। वो कुछ जहानत तो नहीं कहूँगा, बस थोड़ी बहुत एक खुशबू जो बुज़ुर्गों के पास बैठने से आई कि थोड़ी बहुत परख और वो चमक मिल जाती है कि हाँ यार ये है वो शख्स। सुहेल दर्रार साहब से रब्ता हुआ, इनसे गुफ्तगू हुई, मैंने कहा यार यही तो चाहिए था हीरा, उनसे इनकी चमक हमें खींच लाई। इन्होंने ऑफ़र कर दी डायरेक्ट, हम चले आए यहाँ पर। और जो मोहब्बतें हमने सोच रखी थी, और जो एक्सपेक्टेशन था, वो उससे कहीं बढ़कर मिला। और इन्होंने पार्लियामेंट जो यहाँ की पहली मरतबा वहाँ पर झंडे गाड़े बुलाया, और वो चीज़ वहाँ जब से लेके आज तक, कि वो कहते हैं कि वो पता नहीं, बड़ा अच्छा शेर है, जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद न देखे हो मगर ऐसे भी हैं। बस वो इश्क हो गया इनकी ज़ात से। तो मुशायरों के लिए कम पहले जो हम आए थे लंदन में, तो वो यकीनन मुशायरों के लिए आए थे और जश्न के लिए आए थे। उसके बाद अब हम जब आते हैं और इसके बाद भी जब आएंगे तो वो सुहेल जर्रार के लिए आएंगे। भैया ये बात रिकॉर्ड में रख ली जाए, और ये मुस्तनद है, क्योंकि इनकी मोहब्बतों में वो चाशनी है, वो खुलूस है, वो खिंचाव है, वो मकनातीस है कि उसमें मैं क्या, जिसे भी थोड़ा सा कुछ लगाओ खुलूस से मोहब्बत से होगा, वो खींचा चला आएगा। तो सरकार हम आपकी मोहब्बत में आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया नूर भाई। दोस्तों, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमें एक छोटे से ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, वक्फे के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने के लिए। हमारे दरमियान अमेरिका से बड़ी मशहूर शख्सियत तशरीफ़ लाए हैं, डॉक्टर नूर अमरोवी। बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं, शायरी अदब पर भी बात हो रही है। नूर भाई, मतलब आपने कुछ नए नए तस्वुरात पेश कर दिए हैं, यानी कि आप जो है वो फूलों की तोपें लगा रहे हैं, आप जो है वो रिवॉल्विंग हॉल हो रहा है, समंदर के जहाज़ों के ऊपर मुशायरे हो रहे हैं, कभी आप कुछ कर रहे हैं, कभी आप कुछ कर रहे हैं। अभी पिछले दफ़ा जिस मुशायरे में मैं शरीक हुआ, वहाँ आप लोगों को बग्घी पे ले आए, और आप लेमोजीन्स में लोगों शोरा को बिठा के ला रहे हैं बेचारे। तो ये क्या है, मतलब ये कोई क्या तजुर्बा करें आप? शायरों को इतनी इज्जत देते हैं, क्या मतलब है क्या जी? असल में दो तीन चीज़ें हैं सुहेल भाई। एक तो ये कि वो तबीयत के अंदर जो एक है इनफरादियत, बकौल शकीब के शकीब अपने तारुफ में यही एक बात काफ़ी है, जो रास्ता आम हो जाए हम उससे हट के चलते हैं या बच के चलते हैं। तो एक तो ये है कि यार सब कर रहे हैं तो हमने किया, कौन सा कमाल किया, थोड़ा सा हटके करें। और दूसरे ये था कि मुशायरों को बामकसद बनाया जाए, सही, सिर्फ वो तफरीह का सबब ना बने,
बल्कि ये है कि हम अगली नस्ल या अगली जनरेशन को हम किस अंदाज में सौंप रहे हैं। आप जब तक अपनी नस्ल आने वाली जो जनरेशन है उसके मुताबिक खुद को ना ढालेंगे, वो कहते हैं ना कि वो लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए, हम लोग हैं कि वक्त के सांचों में ढल गए। तो हमें कहीं कहीं वक्त के सांचों में ढलने के लिए वक्त के सांचे बदलना भी पड़ता है। इस जनरेशन को करीब लाने के लिए जिनकी तहजीब, जिनका ख्वाब देखना भी तमाम इंग्लिश में है, उनको उर्दू की तरफ लाना बड़ा मुश्किल मरहला है। जब तक उसके अंदर कोई दिलचस्पियाँ पैदा ना की जाएँ, जब तक कोई ऐसी रोशनियाँ, रंगीनियाँ और उसके अंदर चाशनियाँ ना पैदा की जाएँ कि मक्खियाँ खुद बैठे उस पर आकर, तो जब तक मज़ा नहीं आता। अब हाल ये है कि जो नई जनरेशन और जो बच्चे हैं किसी मुशायरे में नहीं जाते, हमारे यहाँ आते हैं। उसकी वजूहत ही है, वो जानते हैं इसमें कुछ नयापन होगा। कभी फूलों की बरसात करा दी, कभी फूलों की तोप लगा दी, शायर पड़ रहा पीछे से वो हो रहा है। जो बच्चे हैं $100 के उनको गिफ्ट कार्ड दे दिए, इस तरह। अच्छा, वो कहते हैं ना कि अल्लाह गुड़ के शौकीन को गुड़ ही देता है। तो फिर जब हमारा ही मिजाज हो तो हमारे चाहने वाले भी ऐसे ही मिले। हमारे एस.के. मित्तल जी हैं, डायमंड के कारोबारी हैं, वो उन्होंने जश्न किया बहुत मना करने के बावजूद। उन्होंने 1-1 कैरेट का सबको हीरा बांटा, $250 का उस वक्त था वो उन्होंने कारनामा दिखाया। भाई दोस्तों तो, देख लें, आप सुन लें मुशायरे कैसे होते हैं। अगले मुशायरे हम लोग को बुलाए तो ऐसे ही करना है। वो दुनिया उर्दू का पहला मुशायरा था। जो लोग शुआरा को तो दे दिया करते थे। आपका जश्न था जो पहला मनाया गया था। तो वो मेरे शहर के अंदर, अपने शहर में अल्लाह किसी को इज्जत दे उसकी सिर्फ अता की बात है, मेरे अंदर कोई सी उन्होंने ये रिवायत तोड़ी जिस तरह मैं रिवायत शिकन इंसान हूँ कि रिवायत से हटकर अपना रास्ता बनाओ, कि मेहमानान को, गेस्ट को तो तोहफे तोहफ़े दिए जाया करते थे, लेकिन पूरे जितने बैठे हैं लोग सबको तोहफे देना ये कमाल की बात थी। सबको उन्होंने, उनका डायमंड का वो है, और $10,000 का उन्होंने मुझे एक वो दिया सेट, उसका जेंट्स एक तो वो था, पता नहीं। डॉक्टर शमसा कुरैशी मेरी बहन बनी हुई हैं, वो मेरे साथ में, उन्होंने मुझे सोने का कलम दिया वहाँ पर। अच्छा, फिर वो भी ऐसी जिद्दत पसंद, बड़ी अच्छी शायरा, बड़ी नफीस खातून है, आप तो मिल चुके हैं उनसे, बड़े ज़बरदस्त शख्सियत है जनाब। एक मरतबा हमने मुशायरा किया कि यार सबको ये कोविड के बाद जश्न सेहत व सलामती, वो पहला मुशायरा था। उसके अंदर हमने पोलो की घड़ियाँ, अच्छा खासी कीमती थी वो, जितने लोग थे 150-200 सबको पोलो की घड़ियाँ बांटी। और कोई टिकट नहीं था, कोई उसमें स्पॉन्सरशिप नहीं, बस एक दीवानगी है। और मतलब मेरी भी तकरीबात कम, त्यौहार ज्यादा बनते जा रहे हैं, मुझे तो यूं लगता है। ये आप इंतजार करते हैं कि भाई त्यौहार है, वो त्यौहार भी एक साल में आता है, तो इसके लिए हाँ आप सही कह रहे हैं कि इंतजार रहता है। फिर इसी तरह हमने वो क्रूज मुशायरे का भी सिलसिला किया कि पानी के लहरों पर, वो समंदर पे खाने खा रहे हैं लोग, लजीज ऊपर घूम रहे हैं, मुशायरे से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, तो उसके अंदर भी सब आ चुका है। सर ये आपने बहुत अच्छी बात की। थोड़ा सा गुफ्तगू को थोड़ा सा चेंज करते हैं, जरा आपके तजुर्बात से फायदा उठाते हैं। आप क्या समझते हैं, शायरी दिमाग का काम है या दिल का? शायरी एक दिल बर्बाद हो गया तो दिल का काम है, अगर दिमाग सही सलामत अच्छा है तो फिर दिमाग का काम है। मतलब आजकल लोग देख रहे हैं ना, दिमाग भी लगा रहे हैं ना शायरी में। आजकल तो दिमाग यूँ कहे AI और गूगल और ये लगा रहे हैं, सही माने इतने हमारी कौम इतनी सहल पसंद हो गई है कि वो किसी हर काम को मिनटों में करना चाहती है। सही बात तो ये है कि शायरी दिल दिमाग से हटकर जब तक वो चिंगारी आपके अंदर ना हो तो शायरी नहीं हो सकती। ये वदियत करदा होती है, शायरी होती नहीं है। शायरी बनी बनाई इंसान के अंदर ढली हुई होती है, सिर्फ वो अल्फाज का रूप इख्तियार करके और वो ज़बान और कलम के जरिए बाहर आ जाती है। सच्ची बात तो शायर या तो होता है या नहीं होता, या तो नहीं, वरना बड़े बड़े ज़हीन भी लोग देखे शायरी नहीं कर सकते हो, या करते हैं वो नसर अच्छी लिख सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, शायरी नहीं कर सकते। और बड़े बड़े दिल के लोग भी देखे हैं लेकिन वो शायरी नहीं कर सकते। अच्छा, बड़ा एक रिवायती सा सवाल पूछूंगा, बड़ा रिवायती सवाल, 50 साल से सुनते आ रहे हैं। भाई आपके नज़दीक आज के दौर में, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, एक अच्छे शायर की क्या पहचान हो सकती है? मतलब वो क्या मुख्तलिफ मुश्किल तराकीब इस्तेमाल कर रहा है, मुश्किल उर्दू इस्तेमाल कर रहा है, या बिल्कुल ही जदीद शायरी कर रहा है, जो आप जदीद शायरी के नाम पे बहुत कुछ धब्बे भी हो रहे हैं? वो इसे यूँ कह लेगा, उर्दू में कहेंगे जदीद शायरी को आज़ाद शायरी। वो एक मैं नाम भूल रहा हूँ, एक उस्ताद शायर होते थे, उनके पास में एक वो इसी तरह की असल में ये ऊट पटांग शायरी जो लेके आई जा रही है, जदीद शायरी के और आज़ाद नज़्म के भी कुछ अरकान हैं, कुछ तकाज़े हैं, कुछ उसूल हैं उसके, उससे हट के वो की जाए तो उनके पास वो साहब लेकर आए वो एक आज़ाद
कहने लगे ये क्या है, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहे। कहने लगे आज़ाद, इसकी इस्लाह कर दीजिए। तो ये है क्या कि ये आज़ाद नज़्म है। कहने लगे अगर ये आज़ादी की हद तक होती है, आज़ाद नज़्म है, तो मैं इसकी इस्लाह कर देता। मुश्किल ये है कि ये तो आवारा हो चुकी है। आज़ाद नहीं, तो, हाँ, आवारा हो चुकी। तो आजकल ये इसे आज़ाद नहीं, आवारा शायरी कह सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है वक्त और हालात के तकाज़ों को देखते हुए अब जो उर्दू का आलम है बेजारी का, तो उसके अंदर ये सहल पसंदी होनी चाहिए। ऐसी शायरी कि उसके लिए इंसान को ना ज़्यादा जहन पर जोर डालना पड़े और ना उसे डिक्शनरी खोलनी पड़े, ना उसे गूगल का सहारा लेना पड़े कि सीधी सीधी सच्ची बात यार ये कर रहा है कि मैं तेरा आईना तू मेरा आईना, तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूँ, बस सैल मुमतना में दोनों। इस तरह की शायरी जो है हमारी जनरेशन पसंद कर रही है। और मेरा ख्याल है कि ऐसी शायरी करनी भी चाहिए। तो हर ज़माने का एक अलग अंदाज जुदा होता है। गालिब का दौर था वो अलग था, वो लोग थे ऐसे पढ़े लिखे। अब जो ज़माना है वो अलग है। मतलब आपका जो कहना है सहल पसंदी तो ज़रूर होनी चाहिए, और सहल मुमतना के अंदर ही अशार जो होते हैं वो दिल को लगते हैं, जो आसान, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल नासिर काज़मी के यहाँ, जॉन इंडिया के यहाँ मिसालें मिलती हैं। लेकिन उसके अंदर अगर आप देखिए, आमियानापन शायरी का हमेशा से हिस्सा रहा है, लेकिन बहुत थोड़े पैमाने पे। लेकिन अब शायद लग रहा है कि वो सोशल मीडिया की तस्वुर की वजह से और दूसरी चीज़ों की वजह से बहुत आम होता जा रहा है, बहुत आगे आता जा रहा है। अच्छा नूर भाई, इसको आगे लेके चलते, कभी आपने बहुत अच्छा, अभी मैं आपसे चाहूँगा कुछ कलाम का हिस्सा ज़रूर सुनूँ। कभी जहन में आया कि देखिए शायरी से दुख दर्द का या पछताए हुए आशिकों का ही नाम नहीं है, शायरी तो मिज़ाह का नाम भी है, शायरी दूसरी चीज़ों का नाम भी है। तो कभी आपने कोई इस रंग में बांधा, या सियासी या इस, हाँ, मिज़ाह का भी एक रहा। वो जो एक दौर था कि जब बड़ा स्टेज नहीं मिल रहा था, तो एक बड़ा स्टेज जिंदा दिलाने दुबई में मिल गया था। तो उन्होंने कहा जी मिज़ाह लिख दो। मैंने कहा चलो जी लिख देंगे। तो वहाँ उस वक्त मैंने वो कहा था, वक्त को आईना दिखाता हूँ, वक्त को आईना दिखाता हूँ, लोग कहते हैं मुस्कुराता हूँ, हाँ। जिंदगी को समझ लिया मैंने, इसलिए क़हक़हे लगाता हूँ। क्या बात है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मिज़ाह, लेकिन ये दुख दर्द से भरा हुआ कथा था। मिज़ाह निकलता ही जब है, जब तक अंदर लावा ना पक रहा हो। और हर लावे को पकते हुए ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये इसके अंदर आतिश फशा नहीं उबल रहा। अच्छा, आप मुशायरों की निज़ामत करते हैं, आप बहुत खूबसूरत निज़ामत करते हैं, मैंने अक्सर आपको देखा है। हालांकि आपका आलम ये है कि आप अपना नाम तक पोस्टर पे नहीं लिखते, आप कहते हैं मैं आगे लोगों को प्रमोट करूंगा। मुशायरों की निज़ामत करते हुए किस वक्त कैसा मज़ा कैसा आ रहा होता है? जब अच्छा शायर आ रहा होता है, या आवाम की तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा होता है, या मिला जुला रुझान होता है, या कोई मनपसंद बस मूड है आज निज़ामत करने का? क्योंकि मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, मैं भी सीखूंगा इससे। नहीं, आप सीखने वालों में से तो नहीं है, सिखाने वालों में से। फिर वही बात आ जाए कि जो सच्ची बात और दिल की बात ये है कि कहीं कहीं निज़ामत ऐसी होती है, उसे देख के निदामत होती है। क्या बात है, निदामत होती है। हाँ, घिसे पिटे जुमले, चबे चबाए लोगों को चबाना, क्या वही मसला है? तो वो तो निजामत हरगिज़ नहीं हुई कि उसने कहा है और उधर का लतीफ़े सुना दिए। लतीफ़े भी कहीं कहीं ज़रूरत होती है, लेकिन हर जगह नहीं होती। लेकिन ऐसे नहीं। और निजामत लिख के लाने का नाम नहीं। अब मैंने आपको निजामत देखी, ये मुँह देखी की बात नहीं, मैंने वहाँ पर भी ये बात कही कि फिल बदी होती है, निजामत सिचुएशन का नाम। हाँ, जो हो रहा है वैसे चलना। और अगर आप लिख के ले आए, सिचुएशन दूसरी है, तो वो नाजिम भी पिटेगा, निजामत भी बर्बाद होगी और मुशायरा भी बर्बाद होगा। बैकबोन होती है निजामत। और यही शायरी का हाल है कि शायर मूड बना के जाता है, यार मैं ये गज़लें पढ़ूंगा, पता चला कि सामने जो है तो ऑडियंस जनरेशन दूसरी है, दूसरी जेंट्री है। अब वो उस फार्मूले से चला, वहाँ सामने कुछ और चाहिए, दवा कुछ और देनी है, मरीज़ कुछ और है। पता ये चला कि शायरी भी पिटी, मुशायरा भी गया और शायर भी गया, तीनों। तो निजामत का एक सब कुछ चस्का तो है, लेकिन ये भी एक फ़न है, मैं समझता हूँ। और ये फिल्बदी कर रहे होते हैं, आप खुद शेर पे शेर पढ़ रहे होते हैं। हाँ, उस वक्त मेरा ये मिजाज मेरा शुरू से रहा है। हाँ। कि वो पहले तो इस ज़माने में था आलम के इधर वो गाने चल रहे हैं, मैं पैरोडी पूरी लिख दिया करता था। अब तो ये है कि वो शायर गया, उसी वक्त कुछ ना कोई शेर बन जाते हैं और ठीक ठाक बन जाते हैं। तो फिल्बदी निजामत ये निजामत कहलाती है। जैसे आप देख रहे हैं सिचुएशन कैसी है, शायर कैसा है, जो शायर गया उस शायर से अगले शायर को कनेक्ट करना, जिसे आप बुला रहे हैं, ये फन निजामत। अच्छा गालिब, क्योंकि आप दिल्ली से भी ताल्लुक़ आपका रहा है, गालिब ने कहा जब पहली बार के दिल्ली में अपना शेर किसी और के मुंह से पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, यानी कि गालिब का अगर ये दिल में जज्बा आता था तो हर एक के दिल में आता होगा। तो आपने भी जब अपने अशार किसी और के मुंह से सुने होंगे पहली दफ़ा,
या आपकी गज़लें गाई भी गई हैं, बहुत कुछ हुआ, अब तो खैर बहुत कुछ उस पर काम हो चुका है, आपकी पूरी किताब आई है और उस पर रिसर्च वर्क पूरा चला है। कैसा लगता है यार? मेरा शेर फला को भी याद है यार। हाँ हाँ, ये वाकई शायर के लिए क्या खुशी की बात तो होती है कि उसकी गज़लों को कोई गाए। एक तो ये होता है गवाना, एक होता है किसी को मर्जी से खुद गाना। हाँ कोई अच्छा फनकार अगर गाते तो मज़ा भी आ जाता है उसके अंदर। तो जिंदगी भर की ये कमाई है, हाँ। सिर्फ 2 गज ज़मीन पाई है, वाह। आज अपनों से चोट खाई है, हाँ। अब ये दुनिया समझ में आई है। हाय हाय हाय। अब ये गज़ल मेरी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। एक दिन अचानक ही यूट्यूब पे कहीं से होते हो, मैं महफूज भी नहीं कर पाया। ये 8-10 साल की बात है, किसी कव्वाल ने बहुत किसी बड़े मजमे में गाई तो अच्छा लगा, वहाँ पर उसे रिस्पॉन्स भी बहुत मिला। उसे बेचारे को नाम पता नहीं होगा। या उम्र भर एक मोहब्बत की कमी रहती है। हाँ ये तो सर, ये गज़ल में चाहूँगा प्लीज़ इसके 2 शेर ज़रूर, 4 शेर सुनाए जरूर। 3-4 शेर मैं पेश कर देता हूँ। जी। लम्हा लम्हा पिघल रहा हूँ मैं, वाह। लम्हा लम्हा पिघल रहा हूँ मैं, उनके अश्कों में ढल रहा हूँ मैं, क्या बात है। उनके अश्कों में ढल रहा हूँ मैं, और अपने हाथों से उसको खोया है, अपने हाथों से उसको खोया है, अपने हाथों से उसको खोया है, इसलिए हाथ मल रहा हूँ मैं, इसलिए हाथ मल रहा हूँ मैं। और मैंने बस आईना दिखाया है, मैंने बस आईना दिखाया है, मैंने बस आईना दिखाया है, तुम समझते हो जल रहा हूँ मैं, तुम समझते हो जल रहा हूँ मैं, और खिल रहा हूँ गुलाब की सूरत, खिल रहा हूँ गुलाब की सूरत, खिल रहा हूँ गुलाब की सूरत, इसलिए उसको खल रहा हूँ मैं, खिल रहा हूँ और खल रहा हूँ, इसलिए उसको खल रहा हूँ मैं। बहुत बहुत वाह वाह, बहुत खूब। बस दोस्तों ये है रिवायती अंदाज, ये है असल क्लासिकल शायरी जो हमने डॉक्टर नूर अमरोही साहब से सुनी। डॉक्टर साहब, मुख्तसर सवाल, मुख्तसर जवाब, हाँ ना, और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते। आप चाहें किसी सवाल का जवाब ना देना, आप ना दीजिए, लेकिन हम खुद फिर जवाब ले लेंगे उसका, ठीक है ना? खामोशी जवाब होती है। चाय या कॉफी? कॉफी। गालिब या मीर? मीर। क्लासिकी मुशायरा या जदीद तर्ज? जदीद तर्ज। अच्छा। रात का सुकूत या महफिल का शोर? रात का सुकूत। मुशायरा जहाज पर या टाउन हॉल में? जहाज। दैट्स गुड। अच्छा, नज्म या गजल? गजल। मोहब्बत का शेर या हंसी का मिसरा? मोहब्बत का शेर। क्या बात है। लंदन या डेलिस? अब ये तो ऐसे ही हुआ कि अगर किसी की 2 शादियां हो गई कि ये प्यारी है, वो दोनों से मार पड़ेगी। मेरे लिए दोनों प्यारी है, इसका जवाब यही हो सकता है। अच्छा, दिल या दिमाग? दिमाग। नूर के बगैर जिंदगी कैसे रहती है, ये बताइएगा।
नूर के बगैर ज़िंदगी रह नहीं सकती, फिर तो ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। बहुत खूब। और दोस्तों, हम नूर के बगैर रहना भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि नूर के साथ ही साथ रहें। अच्छा, बिल्कुल, ये तो चले रैपिड सवाल थे, हंसते खेलती बात थी, कोई ऐसी पे खास बात नहीं थी। बिल्कुल आखिर में 2 सवाल मैं ज़रूर चाहूँगा आपसे पूछना कि आलमी सतह पर आप उर्दू का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? जो हालात हैं वो तो मुस्तकबिल इसका भी, जिस तरह हर चीज़ का मुस्तकबिल कंप्यूटर के हाथों पहुंच गया है, तो शायरी का भी वही जनाजा निकलने वाला है। अगर जो तो ज़बान को जेन्युइन तो फ़रोग मिल शोरा, रही है, ज़बान को तो फ़रोग मिल रही है ना? फ़रोग मिल रहा है, अगर जेन्युइन शोरा सामने ना आए और अपनी शायरी को जो है तो फ़रोग ना दें, क्योंकि इस भीड़ में और इस भेड़ चाल के अंदर जो मुतशायर आ गए हैं और उनकी रसाई बड़े बड़े स्टेज तक और मसनदों तक हो गई है, वो ज़रा तकलीफ़ दे है। तो अगर ये झंडा, ये अलम, जो हमारी वो जनरेशन और हमारे वो अदबा शुअरा हैं कि जेन्युइन अपने हाथ में लेकर उसकी आबियारी करें, परवरिश करें और वो ट्रेन करें, तो यकीन है कि ये ज़बान जिस तरह फूल फल रही है, इंशाअल्लाह इसका मुस्तकबिल अच्छा है। क्या ख्वाब देख रहे हैं अलनूर इंटरनेशनल के हवाले से? आपने बहुत से इक़दामात कर लिए हैं, मुस्तकबिल में अब क्या देख रहे हैं? बस यही है, अब जो हालात हैं दौर हाजिर में, मैं चाहता हूँ कि इस ज़रिए मोहब्बतों का और इत्तेहाद का पैगाम, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अमन का पैगाम, वो हम पहुँचाएँ और नई जनरेशन में हम किसी तरह इस नस्ल को ये मुंतकिल कर दें, अपनी तहज़ीब को। और यही 3-4 चीज़ें लेकर हम मुशायरों के ज़रिए चल रहे हैं। इसी की ज़रूरत मुस्तकबिल में ज़्यादा रहेगी और हर दौर में इसी की ज़रूरत है। बिल्कुल आखिर में, आप बरतानिया दूसरी दफ़ा माशाल्लाह आए, इससे पहले भी आप कई दफ़ा आ चुके हैं, लेकिन आप बज़्म सुखन के साथ रहे, आपने यहाँ मुशायरे अटेंड किए। बरतानिया की और ख़ास कर लंदन की इस अदबी फ़िज़ा को क्या नाम देंगे और किस हवाले से याद रखा जाएगा? यहाँ की जो दोस्ताना फ़ज़ा बिलखुसूस आपने बज़्म सुखन ने कायम कर रखी है, चूँकि एक तसलसल है, कंटिन्यूटी है, इस्टेब्लिश्ड अंदाज में उसको लेकर आप चल रहे हैं। जो दीगर हजरात हैं ये तो वही हैं कि मौका परस या एक शॉर्टकट दरवाज़ा शोहरत का, ये ज़्यादा देर तक या दूर तक चलती नहीं है ये चीज़ें। लेकिन आप एक मुस्तकिल तौर पर लेके चल रहे हैं, तो बज़्म सुखन के हवाले से मैं समझता हूँ जो खुशबू आप महका रहे हैं लंदन के अंदर, ये ज़िंदा रहेगी। और यहाँ पर पूरे यूरोप में, जो मैं भी कभी थोड़ा बहुत वक्त मिलता पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, यहाँ पे कुछ मुनफरिद अंदाज में जो मेरा मिजाज है, जैसे आप लेके चल रहे हैं, जो टीम वर्क है, जो एक काफ़िला आपने बना रखा है और उसके आप सफ़ीर हैं, और आपके साथ में जो सईद शान साहब हैं, हमारे फजल भाई हैं, और अपने मुफ्ती अब्दुल वहाब कई आए भी नहीं, अब मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब हैं, अकील भाई की सरपरस्ती बड़ी ज़रूरी है, एहसान शाही साहब हैं, ये तमाम जो आपका हल्का है, ये सब मुखलिस और मोहब्बत करने वाले अफराद पर मुश्तमिल है। तो मैं समझता हूँ कि जितने बेहतर तौर पर और अच्छे अंदाज में बज़्म सुखन इसको लेकर चल रही है, तो यहाँ पर मुस्तकबिल मुशायरों का भी, शायरी का भी बहुत अच्छा है। अच्छा, बिल्कुल आखिर सवाल, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है जी। अगर वक्त वापस मिल जाए, ज़िंदगी दोबारा मिले, सोचें कि भाई मैं आऊँगा, तो क्या यही रास्ता चुनेंगे या कोई और रास्ता होगा? और कोई रास्ता इतना हसीन लगा नहीं, क्या है वो कि जो सू कुएं यार से निकले तो सूए दार चले। तो ये है तो रास्ता क्या तो, जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो मुझे तो लंदन के अलावा का दूसरा रास्ता भी याद नहीं। जाने को जी बहुत चाहता है, लेकिन वो रास्ते भी तो इतने खूबसूरत और मनाजिर भी तो इतनी दिलकश हो कि वहाँ जाकर फिर आने को जी ना चाहे। अब यहाँ तो आके आने को वाकई जी नहीं चाहता, घर में बैठकर आपके और आपकी महफिल में, कि उनकी महफिल में बैठकर देखो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। बहुत ज़बरदस्त। आपकी महफिल बज़्म सुहेल ज़र्रार ऐसी है, मैं कहता हूँ कि इसमें बामुसम्मा है। सुहेल ज़र्रार से मिलकर यहाँ से जो वापस चला जाए बगैर मिले, एक खलिश सी रहती है, खलिश इनका तखल्लुस भी है। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका भी, और भाई आप आए, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। दोस्तों, ये एक बिल्कुल हल्की फुल्की सी मुलाकात थी, कोई ख़ास इंटरव्यू नहीं था, जस्ट गुफ्तगू हुई है। ये हम आम हालात में भी इसी तरह करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश थी कि आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराई जाए जो बिल्कुल आम सा है, लेकिन मेरे लिए बहुत ख़ास है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।